हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार और एजुकेन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम जो एक विशेष लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का, और इसमें हमने एक लेक्चर डील कर लिया जिसमें 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। और ये इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा विशेष है क्योंकि पहली बार जो है हम इंग्लिश मीडियम में इस पर लेकर आए हैं, और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए जो है जनरली मार्केट में मटेरियल उपलब्ध नहीं रहता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर चालू करने के पहले एक चीज जो फिर से मैं बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति मैं लेक्चर में पीडीएफ जो है उसी पर मैं लेक्चर देने वाला हूं। अगर जो भी व्यक्ति नोट्स बनाना चाहता है रनिंग नोट्स बना सकता है, और जो भी व्यक्ति अगर परचेस करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर जाएंगे आप तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आकर जो है आपको QR कोड मिल जाएगा। हमारा QR कोड में आप 50 रुपीज का पेमेंट है। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जो है आप ये QR कोड में पेमेंट करके अपना ईमेल आईडी और अपना नाम जो है टेलीग्राम चैनल में छोड़ देंगे, और उस पर जो है फिर हम आपको रिवर्ट करके ये PDF अवेलेबल करा देंगे। तो जो भी व्यक्ति अगर हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहता है, मतलब प्रिंट निकाल के इसका, तो वो उसको ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो है राजनांदगांव के बुक स्टॉल्स वगैरह में यहाँ पर हमने उपलब्ध कराई है। जो भी व्यक्ति इस इकोनॉमिक सर्वे को लेना चाहता है तो वो मार्केट से जो है परचेज कर सकता है। और अगर किसी को चाहिए सॉफ्ट कॉपी तो हम वो भी अवेलेबल करा देंगे। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको 50 रुपीज का पेमेंट करना रहेगा। QR कोड आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो जैसे और बता दिया, वहां पे अपना नाम ईमेल आईडी जरूर बताएं, और आपको मेल के माध्यम से जो है PDF मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा जो सेकंड लेक्चर हो रहा है, इसमें कोशिश है 3 से 4 चैप्टर हम फिर से डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देख चुके थे, और बेहतर रहेगा कि आप जो है इस लेक्चर को पूरा देखें। और इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसा हमारा PDF है, और इसमें जो है हमने सारी डिटेल शेयर कर दी है। यहाँ पर आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा। इंडेक्स में सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, और ये हमने जो है चैप्टर 1, 2, 3 लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज उसी के आगे के जो चैप्टर्स हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, किसी को अगर पुराने लेक्चर देखना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर देख सकते हैं। कोशिश की गई कि जितना भी सार निकाला जा सके वो आपको अवेलेबल हो। तीसरा चैप्टर भी हमने पढ़ लिया था, स्टेट इनकम का। 3 चैप्टर हमने देख लिए हैं। चौथा चैप्टर आज हम चालू करने वाले हैं, जो कि है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। ठीक, तो ये चैप्टर आज जो है हम चालू करेंगे, और इस पर ही मेन जो है हमारी चर्चा होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये, एक सेकेंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथा चैप्टर जो है नाम से आपको दिख रहा है, ये है आपका प्राइस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो भाई PDS जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके माध्यम से सरकार जो है जो महत्वपूर्ण फूड आइटम्स हैं वो अवेलेबल कराती है। तो PDS और उसकी प्राइसेस से रिलेटेड क्या है, परचेस गवर्नमेंट करती है, ये सारे से संबंधित फैक्ट्स जो हैं आपको मिलते हैं इस चैप्टर में। तो भाई इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है PDS सेंटर्स कितने हैं, तो ये 123 सेंटर है ऐसा बता रहे हैं। PDS का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होता है, तो नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा होता है। इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, जो है ना, जिन शॉप्स से जो है परचेस की जाती है PDS के माध्यम से, 13,759 है, 59 है। राशन कार्ड होल्डर कितने हैं छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान रखेंगे, फिगर कई बार पूछ लेता है, कुछ व्यापम वगैरह के एग्जाम में पूछा गया पहले। तो 76,54,179। यहाँ पे पिछली बार का जो है आपको रेट भी मिल जा रहा है किसका, तो पैडी नॉर्मल का और पैडी ग्रेड A का। तो ये था आपका नॉर्मल जो था धान जो साधारण 2183 रुपए में, और ग्रेड A जो है ये मिल रहा है 2203 रुपए में, है ना। फिर MPS जो है, ये MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी के बारे में ये वाले डब्बे में जानकारी दी गई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। अब पैडी जो है परचेज खरीफ ईयर, ये 2023-24 का डेटा ये डब्बे में दे दिया गया है। ये सारा चीज जो उसके आगे डब्बे पर लिखा हुआ है
यहाँ पर देखेंगे तो कितने फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, तो 23.42 लाख फार्मर्स को हुआ है। कौन से? खरीफ ईयर 2023-24 में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो 23.42 लाख। कितना परचेज किया था गवर्नमेंट ने? तो 160.53 लाख मेट्रिक टन। ठीक है। गवर्नमेंट के कितना पैसा पेड करा? तो 21,963 करोड़ रुपए जो है फार्मर्स को पे किया है ना। अब इसके अलावा जो हमारे यहाँ पैडी का जो परचेस होता है, गवर्नमेंट जो धान खरीदी करती है, उसका कंप्यूटरीकरण 2007-8 से हो गया है। कई बार जो है ऐसा पूछा गया है, 2007-8 से जो है वो प्रोसेस पूरी कंप्यूटराइज कर दी गई है। ठीक है। फिर फार्मर को जो है एकीकृत किसान पोर्टल में जो है रजिस्टर करना पड़ता है और उसके तहत जो है वो खरीफ ईयर 2023 के माध्यम से अपना जो है सारा धान खरीदी करवा सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दिया गया है सीपीआई के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। गवर्नमेंट जो है महंगाई को मापते रहती है। महंगाई को मापने के लिए, महंगाई साधारण शब्दों में अगर टेक्निकल बोलूं, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, इसको जो है मेजर करना रहता है गवर्नमेंट को। तो इसको मेजर करने के लिए जो है पहले जो है इस्तेमाल किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा WPI का, है ना। अब जो है गवर्नमेंट या आरबीआई या फिर सीधे बोलूं तो आपका जो मॉनेटरी कमिटी है आरबीआई और गवर्नमेंट की, अब जो है वो सीपीआई को मेजर लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मतलब कंज्यूमर के पास अगर कोई एक्स प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उसमें कितना जो है इन्फ्लेशन जुड़ गया है, वो चीज को चेक करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 2023 मई का जो है डेटा दिया गया है। इसमें बेस ईयर जो है 2012 की तुलना में कंपेयर करते हैं और उससे फिर महंगाई को हटाते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 179 दिख रहा है। उसके रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ के रूरल जो एरिया में 3 जगह पे नापा जाता है, रूरल, अर्बन और दोनों का कंबाइंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्बन गवर्नमेंट इंडिया का और छत्तीसगढ़ का, या फिर कंबाइन में भी या फिर रूरल में भी, हर में जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ में हमको सीपीआई का डेटा कम मिलता है और इस कारण से जो है छत्तीसगढ़ का ओवरऑल रैंक 5th आया है। ठीक है, सीपीआई के आधार पर। अब आ जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस क्या है भाई? पीडीएस तो ये जो है ये एक तरीके से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्टेट में, है ना। ये फूड सप्लाई भी सब्सिडाइज्ड रेट में अवेलेबल कराता है। किसे? तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है भूखा ना रहना पड़े, गवर्नमेंट ये एश्योर करती है और हर व्यक्ति को जो है खाना मिले। और इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी को जो है प्रोवाइड कराता है। देश के हर व्यक्ति को जो है भोजन प्राप्त हो, ये इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण डिपार्टमेंट के द्वारा। और इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स जैसे कि राइस, केरोसिन, सॉल्ट या फिर आपकी ग्राम्स, चना, ये सब जो है फेयर प्राइस जो होती हैं, वहां से फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं, दुकानें, उचित मूल्य दुकानें कहा जाता है, यहाँ से जो है ये दी जाती है। पीडीएस सेंटर कितने हैं? तो 123 है। शॉप पीछे भी देख चुके हैं हम लोग ये डेटा, और कितने राशन कार्ड हैं ये डेटा पीछे भी देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो है एक अधिनियम लाया गया, कानून, मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए एक कानून लाया गया। हर व्यक्ति को भोजन मिले, आपको फूड की जो है सिक्योरिटी रहे, इसके लिए क्या लाया गया है? एक अधिनियम लाया गया। और छत्तीसगढ़ जो है ऐसा पहला स्टेट था इंडिया में जिसने फूड सिक्योरिटी के लिए एक्ट लाया अपने नागरिकों के लिए। और कब लाया था ये? 2012 में, है ना। और अलग अलग व्यक्ति को जो है अलग अलग राशन कार्ड दिए जाते हैं। और शुरुआत जब हुई थी तो 3 रुपए में लगभग जो है आपको चावल अवेलेबल हो जाता था पर केजी। ठीक, उसके बाद जनवरी 2023 से जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड, आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। तो अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड होल्डर्स को जो है फूड आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, ये चीज को ध्यान रखेंगे। कब से कराया जा रहा है ये? तो जनवरी 2023 से। किसे? तो अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड होल्डर्स को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कितने लोगों को इसमें कवर कर ले रहा है? लगभग 67.23 लाख
कौन से? तो अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड होल्डर जो हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो है यहाँ पर जो कवर हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य। तो जब ऐसा हुआ तो ये चीज जो है पूरे भारत में उस समय में जो है ये अधिनियम काफी जो है चर्चा में रहा। तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया 2013 में। और ये जो है भारत की छत्तीसगढ़ की लगभग 70% पॉपुलेशन को कवर करता है, अराउंड 2 करोड़, है ना। और इसमें भी वही चीज प्रोवाइड करी जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। तो जो अंत्योदय और आपका प्राथमिकता राशन कार्ड होल्डर है, इनको जो है ग्राम की भी एलिजिबिलिटी, मतलब चना, जो चना होता है वो भी मिलेगा, है ना। लेकिन कहाँ के? तो अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड केवल जो शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं और जो माडा एरिया में, माडा पॉकेट होता है कुछ आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये 2 क्षेत्र के, यहाँ अभी इतना आप ध्यान रखेंगे कि 2 क्षेत्र को लोगों को क्या मिल रहा है? अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड मिल रहा है। इसके अलावा इनको जो है 1 किलो शुगर भी मिलेगा, कितने में? तो 17 रुपए पर केजी में, है ना। ये हर जगह के होंगे, है ना। जैसे चना सिर्फ मिल रहा है कहाँ पर? तो शेड्यूल या फिर माडा एरिया के लोगों को। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं तो ये किसे मिल रहा है? ये हर किसी को मिल रहा है, मतलब हर क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा देखेंगे अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित है, ये, है ना। एकल निराश्रित एन कर लेंगे इसको, है ना। और या फिर निशक्त जन राशन कार्ड होल्डर जो है बस्तर डिवीजन के, उनको 2 किलो जैगरी भी मिलेगा, गुड़ मिलेगा 17 रुपए पर केजी से। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है अंत्योदय प्राथमिकता है ही, उसके साथ एकल निराश्रित और निशक्त जन, मतलब जो अकेले रह रहे हैं या फिर निशक्त जो हैंडीकैप्ड है, उनको भी जो है बस्तर संभाग के जो है डिवीजन के जो है उनको 2 किलो जैगरी मिलेगा 17 रुपए पर केजी के हिसाब से। जनवरी 2023 से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड को पीछे इफेक्ट बता चुका हूं, इनको जो पूरा फूड आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है। ठीक है, इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड इनको जो है आपका केरोसिन मंथली मिलेगा, इसके लिए भी एलिजिबल है। अंत्योदय और प्राथमिकता है, यहाँ पर ये शायद लिखना रहेगा, इसलिए फिर देख लेंगे। प्राथमिकता राशन कार्ड, इन दोनों को जो है एलिजिबिलिटी है किस चीज की? तो केरोसिन की भी, मिट्टी तेल की। तो कुछ फैक्ट हो गए, ये देखिए यहाँ मैं बता रहा था राशन कार्ड की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे ये टेबल ध्यान से, इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है वही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं। तो पहला अंत्योदय फैमिली के आधार पर, दूसरा दिख रहा है आपको प्राथमिकता फैमिली के, तीसरा है एकल निराश्रित, चौथा निशक्त जन, और चौथा है जनरल फैमिली, मतलब जो आम आदमी है, आप हम भी बना सकते हैं। पहले नहीं था ये, जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई उस समय ये व्यवस्था की गई फिर से, है ना। तो अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स कितने हैं? तो 14.90 लाख हैं। इनको क्या क्या मिलेगा? तो राइस, ग्राम और रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना। 35 केजी पर मंथ मिलेगा, 1 रुपए केजी के कॉस्ट से। जनवरी 2023 से ये जो है चेंज हो चुका है। फिर 2 केजी पर फैमिली के हिसाब से माडा और शेड्यूल्ड एरिया में जो है इतना चावल मिले, आपका चना मिलेगा। रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट जो है ये 2 किलो शेड्यूल्ड एरिया में और 1 किलो जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया में पर फैमिली के हिसाब से ये फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राथमिकता में देखेंगे सबसे ज्यादा प्राथमिकता कार्ड होल्डर्स हैं 52.32 लाख, है ना। इसमें राइस का भी लिखा हुआ है। अगर कोई एक मेंबर है तो 10 केजी मिलेगा इसे, है ना, पर मंथ। 2 है तो 20 केजी, 3 से 5 में 30 केजी, और 5 से अधिक लोग हैं तो 7 केजी पर मेंबर पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ये 1 रुपए में मिलेगा। फिर यहाँ पर चना का देखेंगे तो सेम ऊपर जैसे ही है जैसे यहाँ पर था आपका अंत्योदय में, और उसके बाद रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट, इसका भी सेम जैसे ऊपर में था वैसा ही है। एकल निराश्रित को अगर देखेंगे तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक, राइस ठीक 10 केजी पर मंथ के हिसाब से, निशक्त जन को भी 10 केजी पर मंथ के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरल फैमिली अगर है उनके लिए कुछ कंडीशन है, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा राइस आपका। तो एक मेंबर अगर है तो उसको, ये राइस है यहाँ पर ध्यान रखेंगे,
एक मेंबर है तो उसे 10 केजी पर मंथ मिलेगा, 2 हैं तो 20 केजी, 3 से 5 है तो 30 केजी पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। और टोटल कितने, तो 76.4 लाख जो है कार्ड होल्डर्स हैं। हमने पीछे पे डेटा देख लिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये कुछ हुआ आपका, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे आते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 2 अक्टूबर 2019 से जो है गवर्नमेंट इज कवरिंग ऑल फैमिलीज ऑफ द स्टेट अंडर द फूड सिक्योरिटी एक्ट। सब परिवार को शामिल कर दिया गया है ना। टैक्स पेइंग और नॉन टैक्स पेइंग दोनों को, तभी यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट वाला जो देखे जनरल फैमिली जो लिखा है सामान्य परिवार, वो भी शामिल हो गया। तो टैक्स पेइंग नॉन टैक्स पेइंग सबको शामिल करके इसको यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो है पीडीएस कर दिया गया है। अब आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है जारी किया जाता है। हमारे यहाँ जो है कृषि जो है लगभग 3 सीजन्स में होती है, जिसमें मेन 2 होते हैं। एक होता है खरीफ जो अभी वर्षा वाले सीजन में लगाई जाती है और अभी कभी काटी जाती है, और एक जो ठंडी में लगाई जाती है रबी, ठीक। ये 2 फसलें होती हैं। तो गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ प्रमुख फसलों को क्या करती है, परचेस करती है और उसको फूड सिक्योरिटी के हिसाब से रखती है, पीडीएस के माध्यम से उसे बेचती है। तो ये जो गवर्नमेंट रखती है, इससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो देश की जो है फूड सिक्योरिटी सुरक्षित हो जाती है, और दूसरा चीज जो किसान है उनको भी जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है। मान लीजिए कोई फसल का मार्केट में रेट गिर जाता है, तो गवर्नमेंट उसी रेट पे मिनिमम रेट पर खरीदेगी, तो जो किसान है उनकी एक तरीके से कॉस्ट निर्धारित हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदती है डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, है ना। और इसके अलावा जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है CACP एक कमीशन है, वो इनको MSP रिकमेंड करता है, और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको कंसीडर करती है और फिर जारी करती है हर क्या बोलना चाहिए फूड आइटम्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ध्यान रखेंगे CACP जो है ये MSP रिकमेंड करती है किसे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और फिर बाद में उसके आधार पर फाइनली MSP जारी होता है। तो लगभग 23 क्रॉप्स का दोनों मिला करके रबी और खरीफ का MSP जारी किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। पैडी नॉर्मल सारे अगर याद हो जाते अच्छी बात है, नहीं होते तो पैडी नॉर्मल, पैडी ग्रेड A का याद रखना 23-24 का। अभी रिसेंट में फिर नया आ गया होगा, करंट अफेयर में जरूर चेक करेंगे उसे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ज्वार, बाजरा, है ना, रागी, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि मिलेट्स पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है, तो इसको बिल्कुल देखेंगे क्या इसमें है, ठीक। MSP यहाँ पे देख लेते हैं। मेज का भी ध्यान रखेंगे, मक्के का। तो मेज और पैडी का दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 के बारे में भी। तो ये मेज कौन खरीद रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम जो है मेज खरीद रहा है, ठीक। 2022-23 में लगभग 20.80 टन खरीदा गया। गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, 4.08 लाख, और इसका समय अवधि कब से कब था, तो 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक के था, ठीक। वहीं पर हम अगर देखें जो आपका पैडी है, जो आपकी धान है, सॉरी, वहीं पर आप देखेंगे जो पैडी परचेस किया गया है, ये कौन खरीदा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, यही खरीदता है धान। याद रखेंगे मक्का मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, और धान कौन खरीद रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मार्कफेड बोला जाता है, मार्केट फेडरेशन। तो 2022-23 में इतना खरीदा गया था, कितने किसानों को बेनिफिट हुआ, और ड्यूरेशन भी दे दिया है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में। तो हमारा जो ये पूरा पीडीएस सिस्टम है, इसको जो है ट्रांसपेरेंट भी बनाया गया। तो ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया गया, कभी आपको मेंस वगैरह में पूछ लिया जाए इसको ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई गई, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐसी लाई गई कि हमने जो है यहाँ पर इसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया। कंप्यूटराइजेशन आप देखोगे कब से हो रहा है, 2007-8 से इसका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। 2007-8 से अगर इसका कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि
चीजें अब बिचौलिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीदेगी। इसके अलावा चावल उत्सव मनाया जाता है फरवरी 2008 से हर साल, और हाट बाजारों में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कब? तो हर महीने की 6 तारीख के बाद जहां हाट बाजार लगते हैं, और जहां पर हाट बाजार नहीं लगते वहां पर हर महीने की 7 तारीख को, ठीक है। तो इस दिन लगता है आपका चावल उत्सव। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर जो है 2008 जनवरी से चालू है, ये उसका नंबर है। इसके अलावा जन भागीदारी एक वेबसाइट भी बनाई गई है। तो ये सारी चीज जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है पीडीएस सिस्टम में, कि कोई भी चीज जो है गलत नहीं हो रही है, ठीक। आते हैं अगला फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में। तो फेयर प्राइस शॉप्स का कुछ जो डेटा दिया गया है, मैक्सिमम कहाँ है? रायपुर में है। कम से कम नंबर याद नहीं हो तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा उचित मूल्य दुकानें कहाँ पर है? रायपुर में। सबसे कम है नारायणपुर में। अर्बन एरिया में अगर देखें सबसे ज्यादा कहाँ है तो दुर्ग में है। इसके अलावा मिनिमम कहाँ पर है तो बलौदा बाजार में है, ठीक। राशन कार्ड जो कि जिनकी संख्या हमने पीछे देख चुके हैं, फिर से सबसे ज्यादा कहाँ भाई? तो रायपुर में ही होंगे, और सबसे कम होंगे नारायणपुर में। सेम ये दोनों डेटा एक जैसे हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम, और ये वाला चैप्टर फिनिश, नया चैप्टर हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो रनिंग नोट्स बनाना चाहते हैं वो रनिंग नोट्स बना लेंगे, जिनको दिक्कत है तो बताएंगे, और पेमेंट करके आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 5वां चैप्टर आ रहा है पब्लिक फाइनेंसेस पे। पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त, है ना। तो आप सबको पता है कि सरकार का जो फाइनेंस होता है, सरकार कुछ कमाई करती है। कमाई कहाँ से करती है? तो आपको टैक्स लगाकर, और टैक्स जब कमाई हो जाती है तो उसी को इन्वेस्ट करती है सरकार नागरिकों पर। तो ये वाला जो चैप्टर है उसी से डील करता है। तो सरकार को जो है कहाँ कहाँ से कैसी कमाई होती है। तो सरकार का अगर देखें 2 चीज होती है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 तरीके से होती हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू आर लिख रहा हूं, इसका एक होगा रिसीट्स और इसका एक होगा एक्सपेंडिचर। दूसरा होगा क्या? कैपिटल। कैपिटल का क्या होगा? रिसीट, और कैपिटल का ही होगा एक्सपेंडिचर। ये दोनों क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स जो है, ये जनरली इसमें टैक्स, नॉन टैक्स से जो कमाई होती है वो होता है, और ये इसमें जो है जनरली जो भी सरकार के मेंटेनेंस के लिए खर्चे होते हैं वो सब शामिल होते हैं। कैपिटल में सरकार कहीं से लोन ले रही है, कुछ चीज हो रहा है, सरकार को जो कहीं से पैसा मिल रहा है, बड़ा अमाउंट है, वो सब आता है। बड़े अमाउंट में खर्चा हो रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो है जो जानकारियां मिलती है इस चैप्टर में, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स पता लग रही है 2023-24 की, वो पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ गई? 8.27%। ऐसे क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछ चुका है, तो ये याद रख लेंगे कि पिछले साल की तुलना में 2023-24 में रेवेन्यू रिसीट्स कितनी बढ़ी है? 8.27%। वहीं देखें तो टोटल टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेटेड कितना बढ़ेगा? तो ये टैक्स रेवेन्यू ना, फिर से मैंने बताया यहाँ रेवेन्यू रिसीट्स में एक टैक्स भी होता है। तो यहाँ से टैक्स से कितना बढ़ेगा बोल रहा है ये? तो 11.73% से बढ़ेगा बोल रहा है। वही टैक्स रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का, इसका कितना है? तो लगभग ये जो है 68.86% है ना। याद रखना, आंकड़ा भी याद आसानी से रह सकता है। 68 उल्टा 86% है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का। मतलब एक टैक्स है, एक नॉन टैक्स है। तो टैक्स से जो रिसीट्स मिल रही है वो है 68.86। अभी कुछ डेटा दिए गए हैं, अगर आपको याद रह सकते हैं तो याद कर लें। रेवेन्यू रिसीट्स इतने करोड़ की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है। तो देखो आपकी प्राप्तियां, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो आप हमेशा सरप्लस में रहोगे, डेफिसिट में नहीं जाओगे। तो वही चीज है, हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना है और हमारा प्राइमरी डेफिसिट इतना है। ये चीज को बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। अब रिसीट्स के बारे में ही बता रहा है, तो ये चीज अभी मैंने ऊपर डेटा शेयर कर दिया, ये दोनों है ना। टैक्स रेवेन्यू कितना है? तो इतना है, जो कि आपका 68.86% है। तो बचा जो होगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो यही आते हैं टैक्स रेवेन्यू में। तो टैक्स रेवेन्यू में खुद का टैक्स है आपका 38,000 करोड़ का, और ये टोटल टैक्स रेवेन्यू का 52.20% है। सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू इतना है, और ये बचा पोर्शन हो जाएगा 47.80, है ना। तो खुद का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, कितना बोल रहे हैं? 15.85% से, और
इस सेंट्रल का बढ़ा है 7.55% से, 15.85 और 7.55। नॉन टैक्स में अगर देखें तो नॉन टैक्स से इतनी कमाई है अपनी, है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर देखोगे सेंट्रल की कुछ ग्रांट भी होती है, अनुदान होते हैं, तो वो इतना है, और ये कितना परसेंटेज है, तो 45.18% है टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू का। ठीक है, स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना है 54.82% है। तो सेंट्रल की ग्रांट जो है कम हुई 2023-24 में, वहीं स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ा है कितना, तो 13.75% से। ये वाला जो है ज्यादा दिख रहा है, बढ़ा मतलब बोल रहा हूँ तो पिछले साल की तुलना में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर अगर देखें रेवेन्यू रिसीट्स, मैंने बोला जैसे जो रेवेन्यू था उसके दो भाग थे, एक था रिसीट्स और एक था एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में हमने देख लिया एक था टैक्स, एक था नॉन टैक्स। अब एक्सपेंडिचर जो है तो ये भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जनरली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये मेंटेनेंस वाले होते हैं, है ना, मेंटेनेंस वाले होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपका माफ कीजिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2023-24 में ये ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसे ठीक कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा आपका सैलरी और वेजेस में जाता है, उसके बाद जाता है पेंशन्स में, उसके बाद इंटरेस्ट में और उसके बाद लेबर में। ठीक, तो इस तरीके से दिया हुआ है, इसे याद रखेंगे। सबसे ज्यादा सैलरी, वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ध्यान रखेंगे, वैसे असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये डेटा या एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं और फिर आपको बता दूंगा ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू इस चीज की। ठीक है, असेंडिंग मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं आपको जो है आने वाले लेक्चर में बता दूंगा कि कौन सा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, है ना। एक बार मैं अभी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे बस। चलिए, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे अभी मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आपको चेक करके ये बता दूंगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम अगले फैक्ट पे। तो यहाँ हम अगला फैक्ट जब देखेंगे, यहाँ पर दी हुई है आपकी फर्स्ट क्वार्टर में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। फिर ये फिस्कल जितने भी मैंने आपको डेटा बोले हैं ये सारा जो है एक साथ एक जगह चार्ट पे लिख दिया है। आप इसे जो है अगर पीछे याद करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से जो है आप पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं छठवां चैप्टर, ये वाले जो है इसका मैं आपको चेक करके बताऊंगा, है ना। और अगर कुछ चेंज होगा इसमें तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप लोग प्लीज अपडेट कर लेंगे उसको। ठीक, आगे आते हैं हम, यहाँ पर छठवां चैप्टर हम देख रहे हैं। छठवां चैप्टर है आपका इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस का, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। ठीक, तो और प्लानिंग मतलब आपका जो संस्थागत वित्त और ये योजना के बारे में है। तो हमारे यहाँ जो है जो भी क्रेडिट सेक्टर है, जो भी पैसे प्रदान करने वाला क्षेत्र है वो संस्थागत है कि गैर संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है, और इंस्टीट्यूशनल है तो उसमें क्या व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से लोगों को जो है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, ये सारा चीज डिस्कस करता है ये चैप्टर। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है बैंकिंग सिस्टम जो है ये आपका हेल्प करता है सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर को क्या कैपिटल मोबिलाइजेशन के लिए, है ना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बैंकिंग के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, हमारे यहाँ इतने बैंक हैं, इतनी ब्रांचेस हैं, इतने एटीएम हैं और इनके पास क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इतना है। ये चीज वैल्यू जरूर ध्यान रखना, ये पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है ये आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और कुछ जानकारी, क्रेडिट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है तो ये भी ध्यान रखेंगे, 15.9% दिया जा रहा है ना। क्रेडिट वुमेन्स को कितना दिया जा रहा है, 11.74। क्रेडिट्स आपका
माइक्रो इंडस्ट्री को कितना दिया जा रहा है, तो 22.07 क्रेडिट। आपका प्राइमरी सेक्टर को कितना, तो 51.39% दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे अब देखते हैं हम हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोग्रेस। तो भाई ये बेसिक है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर होता है, गवर्नमेंट का मेन प्लान है, क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर आप रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरिया में जाएं तो लोग जो है मुख्य धारा मेन स्ट्रीम के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए नहीं रहते, जिसके कारण जो है उनके साथ बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उनको एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें वो जीवन भर जो है कर्जे में ही डूबे रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोग हैं उनको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम के फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। साहूकार और जो भी आपके पैरेलल इकोनॉमी से लोन प्राप्त करते हैं वो व्यवस्था खत्म करके दूसरा लाया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें लाई हैं और इससे कई फायदे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वीकर सेक्शन को कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कुछ क्रेडिट सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब प्रोवाइड करती है। और सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट ने कुछ खास पॉइंट वो बताए हैं, जैसे क्या लोन, सेविंग, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, सस्ते में जो है पैसा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे आपका लोगों को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अवेयर कराती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, सब किसी को, हर किसी को मिलेगा, है ना। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए भी, और परफेक्ट फाइनेंशियल रेगुलेशंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेंस में पूछ लिया तो आपको चिपकाने के लिए अच्छी लाइंस हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं। फार्मर क्लब एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, तो 57 है हमारे यहाँ। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है 6 परमिटेड है। अभी तक प्रमोट कितने कर दिए गए, तो 57, और परमिटेड या मान्यता प्राप्त कितने हैं, तो 6 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ यहाँ पर जो है स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है ये भारत की सबसे प्रमुख, वैसे बहुत समय से, जब से आजादी मिली तब से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रयास किए ही जा रहे हैं, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो पीएम जन धन योजना का बहुत बड़ा रोल रहा, गेम चेंजर रही है। कब लॉन्च की गई, कई बार पूछा गया, डेट 28 अगस्त। क्या है, तो बैंकिंग अकाउंट हर फैमिली के खुलेंगे, है ना, उनको कुछ लोन भी दिया जाएगा, इंश्योरेंस, बैंकिंग फैसिलिटीज, काहे के लिए, तो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, वित्तीय साक्षरता बढ़े। इसके अलावा रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा जिसमें 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का मिलेगा, ओवरड्राफ्ट मिलेगा 10,000 का। ठीक, रुपे कार्ड क्या है यहाँ समझ लेते हैं। तो जैसे आप सबने सुना होगा क्रेडिट, आप सब यूज करते होंगे एटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसमें सर्विस प्रोवाइडर का भी नाम लिखा रहता है, कहीं मास्टर कार्ड, कहीं पर आपका वीजा कार्ड, ये सब लिखा रहता है। तो वैसे ही जो है एक भारत का हमारा खुद का स्वदेशी रुपे कार्ड है ना, ये भी सर्विस प्रोवाइडर है। 8 मई 2014 को इसकी स्थापना हुई, लॉन्च हुआ। नेशनल पेमेंट सेटलमेंट इंस्टीट्यूट एनपीसीआई ने इसको बनाया है। डोमेस्टिक मल्टी पार्टी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये, है ना। और ये सस्ते रेट पर जो है पेमेंट अवेलेबल कराता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, बैंक्स के बीच में, है ना। और ये बेनिफिशियरीज इसके जो पीएम जनधन योजना के रुपए कार्ड जिनको मिल गया है, तो लगभग इतने लोग हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं यहीं पर हम मुद्रा योजना, है ना, इस पर भी पहले काफी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मुद्रा योजना जो है एक तरीके की रीफाइनेंसिंग स्कीम है। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, और ये जो है स्पेशल फोकस है इसका माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप क्या समझे, तो माइक्रो मतलब आपका लघु और सूक्ष्म उद्योग। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको जो है ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा एमएसएमई सेक्टर को, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। 3 कैटेगरी में लोन मिलेगा, शिशु, किशोर, तरुण, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। शिशु 50,000 तक के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज को, है ना। दूसरे किशोर मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक के लिए, और तरुण मिलेगा 5 लाख से 10 लाख तक के लिए। एक है अटल पेंशन योजना, ये भी 9 मई को लॉन्च की गई, है ना। इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग हैं, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, है ना, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये पेंशन की स्कीम है। इसमें जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है इंडिविजुअल को
पे करना पड़ेगा और सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करेगी। और पेंशन जो स्टार्ट होगी कब से, तो 60 साल जब पार हो जाएंगे, और पेंशन मिलेगी कितनी, तो 1000 रुपए से 5000 के बीच में। तो ये आपकी अटल पेंशन स्कीम है। इसके बाद हम देखते हैं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। 9 मई को ये भी लॉन्च की गई थी। 18 से 50 वर्ष के लिए लोगों के लिए है। 436 रुपए इसका एनुअल प्रीमियम है, और इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है ना। और 30 जून से ही जो है अगर देखें तो इतने लोग इसमें रजिस्टर कर दिए गए। तो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है एक तरीके से। मात्र 436 रुपए एनुअल प्रीमियम देकर जो है लगभग ये स्कीम मिल जाती है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना है एक, ये 9 मई 2015 से चालू हुई है। 18 से 70 वर्ष तक के लोग जो है इसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं, और इसमें जो एनुअल प्रीमियम 20 रुपए है। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर किसी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये, और किसी का अगर डेथ हो जाता है या परमानेंट हैंडीकैप, तो 2 लाख रुपए तक के जो है इस योजना के तहत मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे। इसके अलावा एक और है सुकन्या, ये सुकन्या है, स्पेलिंग ध्यान रख लेंगे, है ना। सुकन्या समृद्धि योजना है। ये कब लॉन्च हुई, 22 जनवरी को। इसमें एलिजिबल कौन है, और यहाँ पर एक और चीज है, जो परमानेंट हैंडीकैप हो रहे हैं और जो आपके बी पोर्शन जो है इसमें एक और, उसमें अगर जो कोई आपका पार्शियल हैंडीकैप हो रहा है तो उसको 1 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस मिलता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है जो लड़कियां 10 साल से कम एज की और किसी भी फैमिली में 2 लड़कियां अगर हों, तो उन पर जो है पेरेंट जो है 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक उनके नाम से जमा कर सकते हैं। 14 साल तक के ये चलेगा। जब वो लड़की 21 साल की होगी या शादी की एज हो जाएगी, तो 50% विड्रॉल किया जा सकता है उसका, जब वो 18 साल की हो जाएगी उसकी हायर एजुकेशन के लिए। तो अभी इसका इंटरेस्ट रेट जो भी करंट चल रहा होगा वो आप देख सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स के बारे में भी दिया गया है। कोऑपरेटिव्स जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती हैं। तो ये उसके तहत जो है लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स के थ्रू। तो उसी के बारे में दिया गया। तो हमारे यहाँ कितने हैं, तो ये नंबर दिया गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स जो है ये कहाँ कहाँ पर है, तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे ये सारा। और इसके अलावा जो है एपेक्स बैंक ब्रांच का है रायगढ़ और जशपुर में भी है। तो ये कुछ आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ है ये आपको याद रहे तो अच्छा है। और इसके अलावा कुछ नंबर दिए गए हैं, ये भी अगर ध्यान रखें। ब्रांचेस है 329 और पैक्स कितनी हमारे हैं, तो 2058 है। ठीक, इसके अलावा वर्क एरिया वगैरह जो है वो ना भी हो तो चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के बारे में, तो ये आप देख लेंगे। हमारे यहाँ जो है शॉर्ट ड्यूरेशन लोन दिया जाता है 50,000 तक के, 5 लाख तक के 0 इंटरेस्ट पर फार्मर्स को। इसके अलावा गौ पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का 1% में मिलता है, और 2 से 3 लाख तक के अगर आपको चाहिए तो 3% में मिलता है। फिशरीज हॉर्टिकल्चर के लिए 3 लाख रुपए तक का आपको 0% इंटरेस्ट रेट में। लाख प्रोडक्शन जो होता है, चूड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसके लिए 0% इंटरेस्ट रेट पर। फिशरीज और लाख को ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, नोट जो लिखा है, फिशरीज और लाख को जो स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में शामिल कर लिया है, एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया है, तो इस बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव्स में एक और चीज आ जाती है कि हमारे यहाँ जो शुगर इंडस्ट्रीज है ये सब किस में आती हैं, तो कोऑपरेटिव्स के तहत हमारे यहाँ कार्य करती है। और हमारे यहाँ जो है 4 जो है फेमस शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है जो कि अभी कार्य कर रही हैं। इसमें अगर देखें कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है एक छत्तीसगढ़ में घोरमदेव के नाम से, रामेपुर कवर्धा में, ये 2002-03 से चल रही है। इसकी जो पेराई की कैपेसिटी है लगभग वो 3500 किलो लीटर पर डे है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मेट्रिक टन है, और यहाँ पर इतना मेट्रिक टन शुगर प्रोडक्शन हो जाता है। और ये कितना है आपका 6 मेगावाट पावर जनरेशन भी करता है जो इसका वेस्टेज निकलता है। सेम वैसे देखे तो माँ महामाया कहाँ है, केरता सूरजपुर में है, 2009-10 से संचालित है।
6 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन ये भी कर देता है वहां के वेस्ट से। फिर दंतेश्वरी जो है ये आपकी करका भाटा बालोद में है, ये भी 9-10 से चल रही है। यहाँ पर बिजली उत्पादन की जानकारी नहीं मिलती। सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया कबीरधाम में देखेंगे 2 है, एक बोरम देव के नाम से और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। यहाँ पर 14 मेगावाट जनरेट हो रहा है और ये कब से खुला है? तो 16-17 से। तो ये इतने फैक्ट तो आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। यहाँ पर इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 इथेनॉल प्लांट्स की 3 इथेनॉल प्लांट्स की भी जानकारी मिलती। इथेनॉल जो है गवर्नमेंट का प्लान है, इथेनॉल को सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भविष्य में इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाएगा जिससे हमारी पेट्रोल पर निर्भरता या ईंधन पर निर्भरता कम हो। तो इसलिए जो है बहुत सारे हमारे यहाँ प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो भोरम देव जो है शुगर फैक्ट्री जो है वहां पर उसका जो वेस्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है, उससे जो है इथेनॉल बनाया जाता है शुगर केन के मोलासेस से। तो ये 80 किलोलीटर पर डे के हिसाब से निकलता है ना। ये कब से चल रही है? तो 15/7/2023 से। इसके अलावा एक प्रोजेक्टेड है कहाँ? मां महामाया शुगर कोऑपरेट फैक्ट्री में, जो कि ये है आपका केरता सूरजपुर में। तो ये भी उसी से बनेगी। यहाँ की क्षमता कितनी रहेगी? 20 किलोलीटर पर डे। और एक मां दंतेश्वरी मक्का मेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर जो आपका इथेनॉल बनेगा ये मक्के से बनाया जाएगा, मेज से बनाया। और ये कहाँ है? तो कोकोड़ी कोंडा गांव में है। ध्यान रखेंगे, मां दंतेश्वरी वाला जो है ये शुगर वाला नहीं है, ये मक्का का प्रोसेसिंग सेंटर। और यहाँ कितना? तो 80 किलोलीटर पर डे के हिसाब से जो है आपका जनरेशन किया जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और एक जो फैक्ट मैंने बोला मैं देखकर बताऊंगा वो मैं आपको कमेंट में अभी थोड़ी देर में ही बता दे रहा हूँ। और किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए आप और वहां पर QR कोड में आप पेमेंट कर सकते हैं 50 रुपीज की। और उसके बाद जो है आपको, और अपनी मेल आईडी और नाम जरूर बता दें, उसके बाद आपको जो है ये पीडीएफ मेल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल में या फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी तरह तैयारी करते रहिए। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए इसे। और इंग्लिश में पहली बार लाया गया है इकोनॉमिक सर्वे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।